उठना छाले उठना। ये कमजोर है, अब ये नहीं लड़ पाएगा। अपन भी कुछ कम नहीं है। जल्दी से सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो। पोकेमॉन एबिलिटीज। सो बेसिकली ऐश की कुछ पोकेमॉन है जिन्होंने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल किया है एनीमे में। इससे उन पोकेमॉन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आज की इस वीडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त पोकेडॉन 2 भी है। हेलो गाइस, मैं हूँ पोकेडॉन 2 एंड ये मेरा और पोकेमॉन वर्ल्ड का एक कोलैब वीडियो होने वाला है। हमारी लिस्ट का सबसे पहला पोकेमॉन आता है ऐश का इन्फरनेप। और ऐश के इन्फरनेप के पास है ब्लेज एबिलिटी। और ये एबिलिटी तब एक्टिव होती है जब ये बहुत ज्यादा थक जाता है। और ऐसा ही कुछ हमने ऐश वर्सेस पॉल की बैटल में देखा था। उसकी ब्लेज एबिलिटी की मदद से उसने पॉल के इलेक्ट्रिक वायर को हराया था। और ऐश के इन्फरनेप ने अपने तीनों स्टेज में इस एबिलिटी का यूज किया है। और इस एबिलिटी का इस्तेमाल करने के बाद पोकेमॉन के स्पेशल अटैक और नॉर्मल अटैक का डैमेज बढ़ जाता है। और पोकेमॉन पहले से कहीं ज्यादा गुना पावरफुल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हमें इन्फरनेप के साथ देखने के लिए मिला था। ऐश के इन्फरनेप जब अपने तीनों स्टेज में थक चुका था और मुसीबत में था, तभी ये एबिलिटी एक्टिव हुई थी। और इसी एबिलिटी की मदद से ऐश के इन्फरनेप ने पॉल के इलेक्ट्रिक वायर को एक ही शॉट में नॉकआउट कर दिया था। नेक्स्ट आता है ऐश का सेप्टेल, जिसकी एबिलिटी है ओवरग्रो। ये एबिलिटी तब एक्टिवेट होती है जब सेप्टेल बहुत ज्यादा थक चुका हो। और इस एबिलिटी की वजह से सेप्टेल के ग्रास टाइप मूव्स की पावर बढ़ जाती है। और इस एबिलिटी को सबसे पहली बार सेप्टेल ने ग्रोवाइल के फॉर्म में यूज किया था ऐश वर्सेस नॉर्मन बैटल में। ये वही बैटल थी जहाँ पे ऐश के पिकाचू के स्टैटिक एबिलिटी को सबसे पहली बार रिवील किया गया था। बट इस बार ग्रोवाइल विगोरॉथ पे नहीं बल्कि उसके इवॉल्व फॉर्म यानी कि स्लेकिंग पे इस एबिलिटी का यूज करता है। और इस एबिलिटी का यूज करने के बाद ग्रोवाइल स्लेकिंग को हरा भी देता है। और फिर लास्ट एंड सेकंड टाइम इस एबिलिटी का सेप्टेल यूज करता है ऐश वर्सेस मे बैटल में। ये बैटल सबने देखी होगी, ये सेप्टेल की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बैटल में से एक है। यहाँ पे सेप्टेल 1-on-1 बैटल करता है मे के ब्लेजिकन के सामने एंड यहीं पे वो इस एबिलिटी का यूज करता है। और डिसएडवांटेज होने के बाद भी सेप्टेल इस बैटल को टाई कर देता है। ऐश का अगला पोकेमॉन आता है बोल्डोर। और इसके पास है स्टर्डी एबिलिटी। बेसिकली ये दूसरी एबिलिटी से काफी ज्यादा अलग है, जहाँ पर दूसरी एबिलिटी जब भी एक्टिवेट होती है तब पोकेमॉन की स्पेशल अटैक और उनके नॉर्मल अटैक पावरफुल हो जाते हैं। पर यहाँ पर इस एबिलिटी की मदद से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कई बार कुछ पोकेमॉन्स ऐसे होते हैं जो कि वन अटैक नॉकआउट कर देते हैं। और स्टडी एबिलिटी इन्हीं अटैक से बचाती है और पोकेमॉन को एक प्रोटेक्शन देती है। और इसी एबिलिटी का इस्तेमाल ऐश के बोल्डोर ने अपने स्टार्टिंग के दोनों एवोल्यूशन फॉर्म में किया है। और साथ ही में यूनोवा रीजन में इसने क्ले के साथ जिम बैटल में इसका इस्तेमाल किया था। अगला पोकेमॉन है लिवेनी, जिसकी एबिलिटी है स्वॉर्म। ये एबिलिटी काफी सिमिलर है ओवरग्रो एबिलिटी से, बट ये बग टाइप्स के लिए है। इस एबिलिटी का यूज करने के बाद लिवेनी की बॉडी ग्रीन कलर में ग्लो होती है एंड उसके बग टाइप अटैक्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और ऐश के लिवेनी ने इस एबिलिटी को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज किया है पोकेमॉन लीग बैटल में, जहाँ पे ऐश वर्सेस स्टीफन के बैटल में लिवेनी ने इस एबिलिटी का स्टीफन के शॉक पे यूज किया था। अगला पोकेमॉन आता है ऐश का ग्रेनिंजा, जिसके पास है बैटल बॉन्ड एबिलिटी। और ये दूसरी एबिलिटी से कहीं ज्यादा गुना पावरफुल है और अभी तक की सबसे बेस्ट एबिलिटी है। और ये एबिलिटी तभी एक्टिव होती है जब किसी ट्रेनर का अपने पोकेमॉन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड हो। इसमें जो ट्रेनर महसूस करता है वही पोकेमॉन महसूस कर पाता है। इस एबिलिटी से पोकेमॉन के अटैक्स भी पावरफुल होते हैं और साथ में उसकी कैपेबिलिटी भी। इस एबिलिटी की मदद से ऐश का ग्रेनिंजा अपने ऐश ग्रेनिंजा फॉर्म में आ जाता है। बेसिकली ये पोकेमॉन को एक नया फॉर्म देती है, साथ ही में कुछ स्पेशल अटैक्स भी। इसीलिए ऐश का ग्रेनिंजा अभी तक का सबसे पावरफुल पोकेमॉन है ऐश का। करते ऐश के मेन पोकेमॉन यानी कि पिकाचू के साथ, तो पिकाचू के पास स्टैटिक एबिलिटी है। इस एबिलिटी के वजह से जब भी कोई पोकेमॉन ऐश के पिकाचू के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाता है तो कुछ चांसेस होते हैं कि अपोनेंट पैरालाइज हो जाए। और पैरालाइज होने के बाद चांसेस होते हैं कि अपोनेंट किसी टर्न में अटैक ना कर पाए। और इस एबिलिटी को पिकाचू ने सबसे पहली बार ऐश वर्सेस नॉर्मन बैटल में यूज किया था, यानी कि होइन रीजन में यूज किया था, जहाँ पे बैटल के बीच में नॉर्मन का विगोरॉथ पिकाचू से फिजिकल कॉन्टेक्ट बना लेता है एंड यहीं पे स्टैटिक एबिलिटी वर्क करती है और विगोरॉथ पैरालाइज हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम ऐश के पिकाचू ने इस एबिलिटी का पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल यानी कि सिनो में यूज किया था। सबसे पहले पिकाचू ने रॉक के रैम्पार्डोस को पैरालाइज कर दिया था अपने स्टैटिक एबिलिटी का यूज करके जिम बैटल में। और फिर सेम सीरीज में ऐश के पिकाचू ने अपने स्टैटिक एबिलिटी का यूज करके पॉल के अर्सरिंग को भी पैरालाइज किया था। और फिर आखिरी बार ऐश के पिकाचू ने इस एबिलिटी का यूज किया था पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट में, जहाँ पे उसने जिम बैटल में रॉक्सी के गार्बोडोर को पैरालाइज कर दिया था।
ऐश की अगली पोकेमॉन आती है ऐश की गुड्रा, जिसके पास है हाइड्रेशन एबिलिटी और इस एबिलिटी का इस्तेमाल किया था कैलोस रीजन में। और इस एपिसोड में ऐश बैटल कर रहा था क्लेमेंट के साथ, जहाँ पर गुड्रा की एबिलिटी एक्टिव होती है और इस एबिलिटी की मदद से कोई भी पोकेमॉन अपने आप को हील कर सकता है और साथ ही में पॉइजन और पैरालाइज जैसी कंडीशन से वो बाहर आ सकता है। और जब इस एबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है तब बारिश आने लग जाती है और ऐश का गुड्रा तो ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल है और साथ ही में ऐश का एक लॉयल पोकेमॉन भी है। अगला पोकेमॉन है ऐश का ब्यूजल, जिसकी एबिलिटी है स्विफ्ट स्विम। ये एबिलिटी थोड़ी यूनिक है क्योंकि ये तभी काम आती है जब बारिश हो रही हो एंड अगर बारिश हो रही है तो ब्यूजल की स्पीड बूस्ट हो जाएगी यानी कि बढ़ जाएगी। ये एबिलिटी हमें सबसे पहली बार दिखाई जाती है पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल के जिम बैटल में, जहाँ पे ऐश वर्सेस मेलिन की बैटल होती है और ब्यूजल की बैटल हो रही होती है लुकारियो के साथ। और इस एबिलिटी का ब्यूजल सबसे पहली बार इसी बैटल में यूज करता है और दूसरी और आखिरी बार ब्यूजल इस एबिलिटी का यूज करता है ऐश वर्सेस क्लेटन बैटल में, जो की एक प्रैक्टिस बैटल थी जहाँ पे ब्यूजल बैटल करता है मिस्टर माइम से एंड बारिश होने लगती है और यहीं पे ये एबिलिटी काम आती है जिससे ब्यूजल की स्पीड बूस्ट हो जाती है। ऐश का अगला पोकेमॉन आता है ऐश के लुकारियो, जिसके पास है ऑरा एबिलिटी। इस एबिलिटी से पोकेमॉन आसपास की चीजों को सेंस कर पाता है और ऐसी ही कुछ एबिलिटी ऐश के लुकारियो के पास भी है, जिससे पोकेमॉन के अटैक्स भी पावरफुल होते हैं और इस एबिलिटी की मदद से वो ट्रेनर के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकता है। और ऐसा ही हमने ऐश के लुकारियो के साथ देखा था और इस एबिलिटी की मदद से ऐश के लुकारियो के अटैक्स भी पावरफुल हो जाते हैं, जैसे कि तुमने उसका ऑरा स्पीयर देखा होगा, जो कि दूसरे लुकारियो के ऑरा स्पीयर से कहीं ज्यादा गुना बड़ा होता है और ये उसकी एबिलिटी की वजह से होता है। पोकेमॉन जर्नीज के आगे आने वाले एपिसोड्स में तुम्हें इस एबिलिटी को और भी अच्छे से बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है ऐश का टैलॉन फ्लेम, जिसकी एबिलिटी है फ्लेम बॉडी। इस एबिलिटी का यूज करने के बाद टैलॉन फ्लेम की बॉडी ग्लो होने लगती है एंड आसपास की एरिया गर्म हो जाती है। और बस इतना ही नहीं, इस एबिलिटी का यूज करने के बाद अगर कोई अपोनेंट टैलॉन फ्लेम से फिजिकल कांटेक्ट बनाता है तो उसके कुछ चांसेस होते हैं कि अपोनेंट बर्न हो जाए, जिससे अपोनेंट को हर टर्न में कुछ डैमेज पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इस एबिलिटी को टैलॉन फ्लेम ने कभी भी बैटल्स में यूज नहीं किया था और बैटल के बाहर भी टैलॉन फ्लेम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इस एबिलिटी का यूज किया था, जहाँ पे उसने नॉयबैट के एग को हैच करने में हेल्प की थी। अगली जो एबिलिटी आती है ये नॉन कंफर्म एबिलिटी है। बेसिकली ये एबिलिटी हमें कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी, पर ऐश के पोकेमॉन ने इसका इस्तेमाल किया है। तो तुम सभी को ऐश के स्वेलो के बारे में तो पता ही होगा, जिसे ऐश ने हुई रीजन में पकड़ा था। ऐश का स्वेलो बाकी सारे स्वेलो से कहीं ज्यादा गुना अलग था, जहाँ पर दूसरे स्वेलो पे अगर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक करे तो उन्हें बहुत ज्यादा डैमेज होता है, वहीं पर ऐश के स्वेलो ने ऐश के पिकाचू के कई सारे इलेक्ट्रिक अटैक को सह लिया था और इसी एबिलिटी को कहते हैं गट्स एबिलिटी, जो कि हमें कभी भी बताई नहीं गई थी, बट शायद ये ऐश के स्वेलो के पास है। और ऐश के स्वेलो ने पिकाचू के साथ मिलकर थंडर आर्मर जैसा अटैक बनाया था और शायद ये इसीलिए हो पाया क्योंकि ऐश के स्वेलो के पास गट्स एबिलिटी थी। अब जो नेक्स्ट एबिलिटी है वो अभी तक कंफर्म नहीं है, यानी कि वो एक नॉट कंफर्म्ड एबिलिटी है एंड वो एबिलिटी है ऐश के रॉकरफ की ओन टेम्पो एबिलिटी। अब पोकेमॉन एनिमे में इस एबिलिटी को कभी भी कंफर्म नहीं किया गया है, बट पोकेमॉन गेम्स में एक रॉकरफ तभी इवॉल्व हो सकता है डस्क लाइकेनरॉक में अगर उसके पास ओन टेम्पो एबिलिटी हो, और अगर ये एबिलिटी किसी रॉकरफ के पास नहीं है तो वो डस्क लाइकेनरॉक में इवॉल्व नहीं हो सकता। और अगर ये एबिलिटी किसी पोकेमॉन या फिर रॉकरफ के पास है तो उसको कभी भी कंफ्यूजन से अफेक्ट नहीं होगा, जो कि काफी अच्छी एबिलिटी है। एंड ऐश का रॉकरफ भी इवॉल्व हुआ था डस्क लाइकेनरॉक में, और जैसा कि हमें पता है कि एक रॉकरफ तभी लाइकेनरॉक में इवॉल्व हो सकता है अगर उसके पास ओन टेम्पो एबिलिटी हो। तो वहाँ इसके 100% चांस है कि ऐश के डस्क लाइकेनरॉक के पास भी ये एबिलिटी हो, बट उसने इस एबिलिटी को कभी एक्टिवेट नहीं किया हो या फिर यूज नहीं किया हो। सो गाइस, आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पोकेडॉन 2 का चैनल तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करना मत भूलना। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। अंटिल दैट, पीस आउट।